अभी हाल में ही मैंने एक 13 ईयर की बच्ची को 7 मंथ प्रेग्नेंट पाया और वो वो कुछ नहीं जानती थी। मुझे तो अब ये समझ में आ रहा है कि मुझे लड़कियों के साथ ही रहना पसंद था। ऐसा सिचुएशन था कि दरवाजे के बाहर हस्बैंड खड़ा है, अंदर वाइफ का ये चल रहा है, मेल है तो वो उसको मेल ही पसंद आ रहा है, फीमेल है तो फीमेल पसंद आ रही है और बच्चे बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं। एक पुरुष के जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के चलते बहुत सी महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। इसी गंभीर समस्या को आज हम लेकर आए हैं श्रीमती डॉक्टर नम्रता सिंह मैम के पास, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक व रेजुवेंटिव सर्जन हैं। साथ ही शिव मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालक भी। आज की जो चर्चा होगी वो खासकर की जो महिलाएं हैं उनकी जो हेल्थ है, जो जनरल जो कारण हैं जिनके कारण महिलाओं को आगे चल करके बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसी बारे में आज गहन हम चर्चा करेंगे। और चलते हैं मैम के पास। मैम, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा करियर 1990 से शुरू हुआ। 90 में 89 दिसंबर में मैं पास आउट की और उसके बाद मैं कोलफील्ड्स में आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से थे। और 90 से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और 91 से मैं ACCL में कार्यरत थी, 91 से। और 2022 में मैं ACCL से ही चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज के पोस्ट से रिटायर हुई, मनेंद्रगढ़ एरिया से। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बिलासपुर में आकर के सेटल हुए हैं। और बिलासपुर में चूँकि मुझे हमेशा अपने प्रोफेशन से कह सकते हैं कि बहुत प्यार रहा है और मैंने अपने प्रोफेशन को हर तरह से यूज किया है। जो उसका मेडिकल पार्ट है सो तो यूज किया ही है एज ए डॉक्टर, और प्लस मैं काफ़ी सोशल भी रही हूँ। मेरी सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत रही है। महिलाओं के साथ मेरी काफ़ी आत्मीयता रही है और महिलाओं के किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के प्रोग्राम्स अरेंज करना, उनको बताना, बहुत से अवेयरनेस टॉक देना, इस तरह की चीज़ों में मैं काफ़ी संलग्न रही हूँ अपने करियर के काल में। स्कूलों में जाना, बच्चियों को, टीनेज लड़कियों को, छोटी बच्चियों को उनकी जो भी हेल्थ की समस्या है उसके बारे में अवेयर कराना, ये सब मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। तो इसकी वजह से मैं सोशली भी काफ़ी एक्टिव रही हूँ और इसकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कभी कभी इस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। और एक बार जैसे 2009 में मुझे माननीय उस समय दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मिसेस शीला दीक्षित थी, तो उनके द्वारा मुझे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था 2009 में। और फिर उसके बाद 2017 में मुझे एक टाइम्स ग्रुप जो है उनके द्वारा बेस्ट अपकमिंग डॉक्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया करके मुंबई में एक फंक्शन हुआ था, जहाँ जो अभी हमारे क्रिकेटर कप्तान हैं मिस्टर रोहित शर्मा, उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। और बीच बीच में ऐसे लोकल लेवल पर जब वहाँ कुछ आयोजन होता था तो वहाँ के लोग काफ़ी मुझे मानते थे और काफ़ी वो सम्मान देते थे। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं रिटायर हो गई हूँ। वैसे भी डॉक्टर रिटायर नहीं होते हैं, तो मुझे लगा कि बिलासपुर और भी बड़ा क्षेत्र है और मुझे लगा कि एक सेवा भाव से भी और जो मैं काम करती रही हूँ उसको अपनी तरह से कंटिन्यू करने के लिए फिर मैंने इस हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल बनाया, जिसका नाम मैंने शिव मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखा, जहाँ पर कि मेरे विभाग के अलावा और भी विभाग हैं और यहाँ के लोगों को मैं कुछ नया दे सकूँ, कुछ ऐसी चीज़ें। जनरली ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ फिर हम बहुत आगे नवीन चीज़ों की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर 5 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है, जनरेशन की सोच बदल जाती है। अब जो हमारे पेशेंट हैं वो काफ़ी अवेयर पहले से रहते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी उनके पास रहता है लेकिन वो इन्फॉर्म्ड रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो हमें भी जो है उनको उनकी हर क्वेरी को और उनके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं हमेशा ही जो भी मेरे क्षेत्र में जो भी नवीन चीज़ें आती हैं,
जो भी नई चीज़ें आती हैं उसको मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। और आपको बताऊँ मैं कि मैंने रिटायरमेंट के बाद एक नया सेगमेंट है गायनेकोलॉजी में, जिसको कॉस्मेटिक एंड रिजुविनेटिव गायनेकोलॉजी बोलते हैं। टाइटल जो है आपका गायनेकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक एंड रिजुविनेटिव जो सर्जन जो है, उसका मैम एग्जैक्ट क्या मीनिंग क्या होता है? काफ़ी ये टफ है, बोलने में भी इतना टफ लग रहा है, फिर तो समझने में भी। कॉस्मेटिक वर्ड इसको इसलिए यूज किया गया कि इसमें कई चीज़ें जो हैं जिनका कॉस्मेटिक वैल्यू भी है, और रेजुविनेटिव इसलिए यूज किया गया कि रेजुविनेटिव का मतलब होता है नवजीवन देना। आपके जो टिश्यू हैं, आपके जो अंग हैं जो शिथिल हो गए थे, जो वीक हो गए थे, उनको हम नवजीवन प्रदान करेंगे। इसका मकसद यही है और सच में ये यही करता है। और इसके लिए मैंने इसका प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स किया दिल्ली में जाकर, और डिप्लोमा कोर्स किया तब मैं भी जानी, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हमने MBBS किया था या हमने जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तब हम भी इस तरह के किसी पढ़ाई से अनभिज्ञ थे कि ऐसा कुछ होता है। था थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी था वो सर्जिकल था या बहुत ही कम मेडिकल इसके लिए सॉल्यूशन था, बहुत कम, बहुत ही थोड़ा। तो हमारे पास भी जब इससे संबंधित इस विभाग से संबंधित जब मरीज अपनी तकलीफ़ लेके आती थी तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शन रहते थे। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जाना और मैंने खुद जाके जब कोर्स किया, तब मुझे पता चला कि बहुत कुछ है जो कि हम इग्नोर करते रहे। जनरली होता क्या है कि औरतें, जैसा आपने बताया ही कि औरतें जो हैं वो अपने हेल्थ पर बहुत फोकस नहीं करती हैं। आप अपने घर में भी देखते होंगे ये चीज़ कि आपकी माँ सबको खिला करके खाती होंगी और जो भी बच जाता होगा वो खा लेती होंगी। उनकी थाली में अगर कोई सब्ज़ी घट गई है तो वो सब्ज़ी की ज़रूरत उनको भी उतनी ही थी जितनी आपको थी या आपके घर के अन्य सदस्यों की थी। ये बात लोग नहीं, उनको कभी ऐसा, माने उनको गिल्ट होता है अगर वो अपने लिए केयर करने लगती हैं, या अगर वो अपने लिए सोचेंगी कि नहीं मुझे फल खाना है या मुझे दूध लेना है या मुझे और कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ खाना है, तो उन्हें लगेगा कि जैसे मैं कुछ अपराध कर रही हूँ, है ना। ऐसा माने हम लोगों का नैरेटिव ही ऐसा बना हुआ है, सोशल नैरेटिव, है ना, कि औरत है, घर में है या बाहर में भी है, तो माने वो अपने हेल्थ की तरफ उतना ध्यान नहीं देगी। और सेम चीज़ जो है वो ट्रांसमिट होते चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन। आपके घर में अगर कोई बच्ची है तो अपनी माँ को उसने जो देखा वही उसके दिमाग में घुसा है। उस नैरेटिव को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर जो है वो फूड हैबिट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान ही नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर कुछ अच्छा करना है तो वो पहले जो है पुरुषों को मिलेगा और उसके बाद महिलाओं तक वो ट्रांसफ़र होता है। अपने से वो अपने लिए कुछ करें ये बहुत कम। फिर जब थोड़ा ज़माना बदला, थोड़ा तो रख रखाव की तरफ ध्यान चला गया कि हम रख रखाव करें। बाहरी आवरण को लोग बदलना शुरू कर दिए कि हम थोड़ा कपड़ों में इन्वेस्ट करने लगे, थोड़ा मेकअप में इन्वेस्ट करने लगे। इन सब चीज़ों पर आप देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, पर हेल्थ के प्रति बिल्कुल नेग्लिजिबल है। खूब सारा लिपस्टिक लगाए हुए लड़की आएगी लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम रहेगा। तो वो 7 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए जो उसको आयरन कैप्सूल खाना है उस पर वो नहीं खर्च करेगी, लेकिन वो लिपस्टिक पे, ब्रांडेड लिपस्टिक पे खर्च कर लेगी। ये इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, ऐसी नैरेटिव है उनके दिमाग में कि उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब खूब चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाएगा तब जा कर के वो किसी डॉक्टर के पास के चलते जो है जो डैमेज होना रहता है वो कई बार हो जाता है इस तरह का। तो जब आप सोचिए जनरल हेल्थ इतना नेग्लेक्टेड था, तो जो औरतों की सबसे सेंसिटिव पार्ट है, प्राइवेट पार्ट जो है उनका, उसके प्रति तो नेग्लिजेंस बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। कितनी समस्याएं प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई रहती थी। जैसे एकदम कॉमन अगर आपको समस्या बताएं, आप अपने घर में भी अगर पूछेंगे, अगर आप 10 लेडीज़ को बिठा के पूछेंगे तो 8 लेडीज़ में ये समस्या मिलेगी कि वो खांसती हैं या छींकती हैं या ज़ोर से हंसती हैं तो उनका यूरिन लीक कर जाता है। चाइल्ड बर्थ के बाद वाले एज ग्रुप में अक्सर ये
पाया जाता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसमें पेल्विक पार्ट का ही इस्तेमाल होता है, पेल्विस से ही बच्चा बाहर आता है। तो जब बच्चा बाहर आता है तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान जो है उसमें मसल्स में कई बार जो है मसल का टियर हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मसल बहुत वीक हो जाते हैं। अगर आपने जनरल न्यूट्रिशन का भी ध्यान नहीं रखा तो जैसे बाकी जगह के मसल वीक हो रहे हैं तो वहाँ के भी मसल वीक हो जाते हैं। तो जो हमारा पेल्विस है, जो यूट्रस है औरतों का, वो इस तरह का ऑर्गन है कि वो समझ लीजिए कि चारों तरफ से रस्सियाँ हैं और झूले के पर जैसे वो बैठा हुआ है। तो जो रस्सियाँ हैं वो मसल और मसल के लिगामेंट्स उससे बनी हुई हैं। उनमें अगर वीकनेस आ जाता है या उनमें प्रेशर सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे गलत फूड हैबिट्स के कारण औरतों में एक और समस्या बहुत ज़्यादा आपको पाई जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की। बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है। कई बार तो मेरे पास पेशेंट आती हैं तो उनका जो बावल हैबिट रहता है वो ऐसा रहता है कि 2-2, 3-3 दिन तक वो बाहर जाती ही नहीं है, टॉयलेट जाती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब भी वो कॉन्स्टिपेटेड होती हैं तो उसी एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके चलते औरतों में हीमोरॉइड्स, जो पाइल्स कहते हैं, वो भी समस्या पाई जाती है। और प्रेशर इफ़ेक्ट के चलते भी वहाँ का जो टिश्यू है वो बहुत वीक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, ढीला हो जाता है। उसके चलते यूट्रस भी कभी कभी नीचे बाहर की तरफ आने लगता है। यूट्रस में आगे और पीछे दोनों तरफ जो है, एक तरफ ब्लैडर सटा हुआ है, पेशाब की थैली, एक तरफ जो है वो लैट्रिन का रास्ता जो या उसकी नली जो कहें, उसका एक ऊपरी हिस्सा सटा हुआ है। तो जब यूट्रस नीचे आता है उसमें ढीलापन होता है तो उन दोनों पोर्शन में भी ढीलापन होता है, जिससे कि कई परेशानियां होती हैं ढीले हो जाने की वजह से। कई बार बाहर आने लगता है, कई बार जो है जो गैस पास होती है वो सामने के रास्ते से होना शुरू हो जाती है। और भी जैसे मेनोपॉज अगर हो जाता है, मेनोपॉज का असल में बहुत लंबा गैप दिया हुआ है, जैसे 40 साल से लेकर के 54 साल की उम्र तक, तो एक लंबा पीरियड है। तो बॉडी कभी कभी अपने को बहुत अच्छे से तैयार करती है, लेकिन उसमें भी ज़रूरी है कि जिस समय आप इस एज ग्रुप में जा रहे हैं तो आप अपने न्यूट्रिशन का, खास करके जैसे कुछ चीज़ें हैं कि फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स जैसे हैं ऑरेंजेस वगैरह, आंवला सबसे ईज़िली अवेलेबल, जाड़े के दिनों में तो देखिए पूरे ठेले में भरा रहता है। और कोई भी नींबू घर में उपलब्ध रहता है साइट्रिक फूड के रूप में। और सोयाबीन की फली बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसमें एक नेचुरल हार्मोन्स रहते हैं इनमें, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। पर वही लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ केयर, हाइजीन का भी कई बार लोग नहीं ख्याल रखते हैं, उसके चलते भी उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैम, गायनेकोलॉजी का एक टर्म आप बताइए इसको एक आम भाषा में जो लोग समझ पाएँ, और दूसरा, और आप इस पे क्या बेटर आप कर रही हैं? देखिए, गायनेकोलॉजी जो है वो एक विस्तृत टर्म हो गया। गायनेकोलॉजी स्त्री रोग से संबंधित बीमारियों का इलाज जो है वो विभाग ही गायनेकोलॉजी हो गया। अब स्त्री रोग में सभी चीज़ें आती हैं। स्त्री रोग में आपके प्राइवेट पार्ट्स से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं सब आती हैं। सिर्फ बच्चे का ही होना नहीं आता है, जो औरतों की नियमित दिनचर्या में भी जो परेशानियां आती हैं, या उनके पीरियड्स की परेशानी हो, या इन्फेक्शंस हो, या यूरिन का परेशानी हो, यूरिन में बहुत बार इन्फेक्शन हो रहा हो, या उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ छाले पड़ गए हों, या कोई ऐसा गांठ बन गया हो, या इंटीमेट रिलेशनशिप में उनको परेशानी आ रही हो, इन सारी चीज़ों का समाधान जो है वो गायनेक। महिला की जो आम जिंदगी है उसमें भी क्या गायनेक से मिलना जुलना ज़रूरी है? बिल्कुल। लड़की जब जैसे बड़ी होती है और जैसे उसका प्यूबर्टी शुरू होता है, प्यूबर्टी कहते हैं कि जब उसका मेंस पीरियड्स आना शुरू होता है, तो कई परेशानियों से, और बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। उस समय वो बच्ची रहती है, 10 से 11 साल 12 साल की बच्ची रहती है। स्वाभाविक बात है कि उसको नॉलेज उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अपने शरीर के बारे में ही नहीं जानती है वो। तो और माँ जो होती है, माँ के पास इतना इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है। पहले के समय तो लोग बहुत छिपाते थे
इस तरह का नैरेटिव बना देते थे कि लड़कियों को एक अपराध बोध से गुजरना पड़ता था कि पीरियड नहीं हो रहे हैं जैसे कि कोई क्राइम ही कर दिया। घर का भी माहौल वैसा कर दिया जाता था, उससे मत बोलो, उसको मत पता चले, वो मत करे। कैसे उनको उस समय अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, कैसे उनको इसको समझना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये उनकी बॉडी का पार्ट है और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जो उनके साथ हो रहा है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो इसको एक गायनेकोलॉजिस्ट जितना अच्छे से समझा सकती है, जितने अच्छे से बता सकती है और बच्चों को जितना एश्योर कर सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके लिए मैंने एक काउंसलिंग की बच्चों को ज़रूरत होती है। वो एज ग्रुप ऐसा होता है कि बच्चों को खेलना भी है, स्कूल भी जाना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भाग भी लेना है, अपने को स्वस्थ भी रखना है, हाइजीनिक भी रखना है। उनको बाद में चल के कोई परेशानी ना हो ये भी देखना है हमें, या अगर उस वक्त उनको कोई परेशानी हो रही है तो उसका निराकरण भी करना है। तो आप ही बताइए कि इसको जो उसका विशेषज्ञ है उससे अच्छा कौन बता सकता? कोई नहीं बता सकता मैम। मैम तो इसका एक कोई टाइम है क्या कि हर 2 से 3 महीने में एक आप गायनेक से सलाह लें? कम से कम मुझे लगता है कि बच्चियों का जहाँ तक संबंध है, जब अगर आपको नहीं कोई परेशानी है तो भी आप कम से कम ऐसा ही बना लें कि एक रूटीन चेकअप, जैसे आजकल लोगों से जो बड़ा फैशन है इस बात का। कोई पेशेंट मेरे पास आता है, बहुत लंबा चौड़ा उसके पास पैथोलॉजी रिपोर्ट का पुलिंदा रहता है, तो मैं पूछती हूँ कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम था क्या? तो नहीं, मैंने ना अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया है। बॉडी चेकअप कराया है, वो पूरे हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है कि आइए इतने पर आपका बॉडी चेकअप है। तो इनको लगता है कि हम जाएं और उसमें जाके अपना बॉडी चेकअप करा लिए, जिसमें दुनिया भर के इतने फालतू टेस्ट किए रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप इस बात की आदत डालें कि अगर आप महिला हैं तो आप 3 महीने में या 6 महीने में, जो भी आपको उचित लगे, आप एक बार किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप जस्ट ऐसे मिलें कि आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये देख के बताएं कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं, मैं गायनेकोलॉजिकली स्वस्थ हूँ कि नहीं, मैं बाहर से कैसी दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, उससे नहीं, मैं अंदर से अपने प्राइवेट पार्ट से, अपने यूट्रस से, जो कि मेरा साथ देने वाला है मेरे मेनोपॉज के एज तक, और जिसमें यदि कोई प्रॉब्लम आया तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप प्लीज़ वो चेक। जी, आपने एक टर्म यूज़ किया था मैम कि लिपस्टिक तो बहुत महंगा खरीद लेंगी, लेकिन हीमोग्लोबिन चेक करोगे तो बस 7 आएगा ऐसे करके। तो उसी तरीके से उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं लिपस्टिक इतना खरीद रही हूँ तो साथ में मेरा इंटरनल जो हेल्थ है, एक इंटरनल हेल्थ का चेकअप कराना चाहिए। उससे वो भी, जैसे यंग एज में जब आप हैं, आजकल समाज बहुत बदल गया है। अभी बच्चियाँ, इसको अनफॉर्चुनेट पार्ट कहें कि फॉर्चुनेट पार्ट कहें ये तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन यूरोपियन कल्चर कह लीजिए, या अब हम लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चिंता की बात ये है कि बच्चे बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको बहुत सारी ऐसी डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा या पड़ रहा है जो कि अनवांटेड है। जो वो एक्टिव हो रहे हैं वो तो वांटेड है, उनकी इच्छा है, लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हार्म उनको होने वाला है, वो अनवांटेड है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं, जब आप रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो भले आप सेक्सुअली एक्टिव हों या ना हों, लेकिन आपके किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से अगर आप करा रहे हैं तो ये नज़र में रहेगी, आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मुझे हार्म कर रही है, और उसका ट्रीटमेंट आप तुरंत ले सकते हैं। मैम, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक एज टू गो इंटीमेट और गेट ए सेक्सुअली एक्टिव? एज तो देखिए गवर्नमेंट ने इतना सोच समझ के बना दिया है ना, अभी 21 ईयर शादी का एज कर दिया है ना, 18 से 21 ईयर कर दिया, तो 21 ही को आप मानेंगे ना कि दैट इज़ द एज, परफेक्ट एज है ना। लेकिन अभी मैंने इतना बैड सिनेरियो हो गया है कि अभी मेरे लाइफ में, अभी हाल में ही मैंने एक 13 ईयर की बच्ची को 7 मंथ प्रेग्नेंट पाया था। 13 ईयर, और वो वो कुछ नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ, बट
हुआ, उसके घर में ही हुआ, उसके किसी रिलेटिव ने ही ऐसा किया। बच्चों को प्यार प्यार करते करते ये दूसरा ही प्यार हो गया, और वो बच्ची तो कुछ नहीं समझ रही है। तो सिचुएशन है ना कि हम लोग एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं, लेकिन आंख मूंद के बैठे हुए हैं, उसके विस्फोट का पता नहीं इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी जगहों में क्या है, हमारे और यूरोपियन कल्चर में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं अपने हेल्थ को लेकर के। अगर उनके यहाँ लोग जल्दी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो उनके यहाँ ये भी है कि वो लोग बहुत जल्दी जाते भी हैं हेल्थ चेकअप के लिए, बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी जो है वहाँ पे ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि हेल्थ सेगमेंट उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या कहिएगा मजबूत है, और काफ़ी पैसा उनके जीडीपी का बहुत बड़ा पैसा जो है वो हेल्थ सेगमेंट पर काम होता है। इसलिए सभी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और समय रहते जो है वो उनकी परेशानियों का हल निकल जाता है। हालांकि इसकी खामी भुगतनी पड़ रही है। बहुत अर्ली एज में आप पढ़ेंगे, अगर लिटरेचर में पढ़ेंगे तो बहुत अर्ली एज में यूरोपियन कंट्रीज़ में आजकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर की हाँ बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, वो उसी के चलते हैं कि इतना अर्ली एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं कि उसके चलते वो तो ऑर्गन है, ऑर्गन को तो अपने HIV आ गया, एड्स आ गया, कैंसर पहले से ही था, अब और ज़्यादा हो गया, और सेम चीज़ जो है अब हमारे यहाँ हो रही हैं। मैम कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने बताया कि 13 ईयर ओल्ड यू फाउंड 7 मंथ प्रेग्नेंट, तो मुझे तो लगता है कि पहले तो सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है हम लोगों के यहाँ, मैंने स्कूल्स में इसको ऐड कराना चाहिए, और कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम तो कराते रहना चाहिए। पर दुख की बात ये है कि नहीं होता है, ये नहीं हो रहा है ये, और सोशल मीडिया में हर तरह के इन्फॉर्मेशन, ख़राब से ख़राब, अच्छे से अच्छा, सोशल मीडिया जो है आपके लिए एक अभिशाप बनकर, हाँ, और बच्चे हैं, दिमाग नहीं है मैच्योर, और किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये अभी सबके लिए ये एक मैंने बिल्कुल कहिए कि डिस्कशन का ये विषय होना चाहिए, और इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट मेट्रोज़ वगैरह में लोग हैं अवेयर, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, लोग अपनी, जैसे मैंने जो ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का, मेट्रोज़ में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम सभी को हो रही है। जैसे महिलाओं, जो मैरिड महिलाएं हैं उनको तो चाइल्ड बर्थ के बाद वाली जो प्रॉब्लम है हो ही रही, लेकिन जो अनमैरिड भी हैं, लेकिन मान लीजिए वो सेक्सुअली एक्टिव हैं या किसी और कारण से उनको प्रॉब्लम है, तो वो लोग बहुत अच्छे से जा रही हैं और अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो अभी वहाँ बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन इन जगहों में छत्तीसगढ़, खास करके छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, ये सब थोड़ा ऐसा प्रदेश है कि ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, औरतों के एजुकेशन के मामले में भी, औरतों के हेल्थ के मामले में भी। हाँ, उड़ीसा, ये सब कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर कि औरतों को एजुकेट करना बड़ा मुश्किल, टफ काम है, और लोग समझते नहीं। हाँ, वो एक टास्क है, लेकिन खैर करते करते हो सकता है कि अभी मैंने तो शुरू किया है, मे बी पॉसिबल आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद ही मैं समझूं कि अवेयरनेस अच्छी आ जाए, लोग आने लगें, अपने हेल्थ को समझने लगें। आप बहुत सारी फीमेल्स को ट्रीट करती होंगी, तो आप क्या ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स आप पाती है फीमेल्स में जो नेगलेक्ट करती उस टाइम पे लगता है कि अरे इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वही धीरे धीरे बाद में वही बढ़ के बहुत बड़ी समस्या बन जाती है? सबसे बड़ी तो चीज़ आपको मैंने बोली कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ये फीमेल में बहुत है, चाहे वो आयरन की डिफिशियंसी हो या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो या अदर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो, जिसके चलते आप देखिएगा कि महिलाएं हमेशा जो है रक्त की कमी से जूझती रहती हैं, या कमर दर्द, हमेशा पैरों में बहुत ऐंठन दर्द, या पूरा जनरल बॉडी में दर्द, या बहुत वीकनेस, लेथार्जी, टायर्डनेस, ये सब चीज़ें महिलाओं में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कई बार तो कुछ भी नहीं रहता है और इसी तरह की प्रॉब्लम से वो जूझती रहती हैं। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो सबसे ज़्यादा मुझे लगती है। दूसरा जो मैंने देखा कि एक तो वही अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाही है, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है।
उसको ध्यान ही नहीं देती हैं अपने प्रॉब्लम्स को। और मैंने एक ऐसा होता है ना कि आपने जो आपके प्रॉब्लम है उसको आपने सोच लिया कि ऐसा ही होता है, नैरेटिव एक बन जाता नैरेटिव है। एक अपने आप बन क्रिएट जाता कर है। लिया, अरे उसको भी ऐसा ये होता तो है, उसको हाँ। भी ऐसा होता है, ये तो बड़ा नेचुरल चीज़ है, ये होता ही है। हाँ, यूज टू फिर हो जाते हैं। तो वो भी एक समस्या है, कि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रेगनेंसी मान लो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो इसको किल करने के लिए अगर कोई कुछ पिल लेता है तो डज इट अफेक्ट द वुमन हेल्थ इन व्हाट टर्म? बिल्कुल इफेक्ट करेगा। मैम एक्चुअली में वो करता क्या है मैम, मैं भूली, मेरे को आज तक थोड़ा समझ नहीं आया। एक्चुअली वो रिकमेंडेड नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इजीली अवेलेबल है मैम बहुत ज़्यादा। मार्केट में होने से, और हमारे यहाँ जैसा हम बोले कि हेल्थ सेगमेंट बहुत ज़्यादा ये है, लापरवाह है, या हेल्थ सेगमेंट पर बहुत कम खर्च किया जाता है। और दूसरा, हमारे यहाँ अभी भी सभी जगहों पर ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है, माने बना तो है लेकिन फॉलो नहीं होता है, कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन नहीं ले सकते। फॉरेन में तो ऐसा ही होता है। फॉरेन नहीं, इंडिया के भी बहुत, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आप एक भी प्रिस्क्रिप्शन दिए बिना आपको, मैं नॉर्थ ईस्ट बहुत पहले की बात आपको बता रही हूँ, मैं 86-87 में मेरे हस्बैंड नॉर्थ ईस्ट में थे, तो मैं वहाँ रही हुई हूँ थोड़े दिन जाके, तो मैंने देखा था उस समय वहाँ पे ऐसा था, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं मिलती थी। तो आज तो और भी अच्छा हो गया होगा, और भी ज़्यादा सब कुछ लीगली और टेक्निकली और भी करेक्ट हो गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं। मैम हमारे यहाँ तो मेडिकल शॉप ही डॉक्टर है। हाँ, मेडिकल शॉप वाले ही दे देते हैं। आधे पेशेंट तो यही बोलते हैं कि शॉप वाले से लिए, तो शॉप वाले ने कहा कि ये ले लो। हमेशा आती हैं, अभी जैसे यहाँ बच्चियाँ बाहर से घर से आके पढ़ते हैं हॉस्टल में, तो अब उनको लगता है कि कहाँ डॉक्टर के पास जाएं, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे बोल देते हैं जा कर के कि आप ये ऐसा हो रहा है भैया, हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है बोलिए भैया, तो ऐसे हो। तो भैया जो है वो दे देते हैं दवा कि आप ये ले लीजिए और इससे ठीक उनको हो लगता है ना जाएगा। मैम कि ऐसे दुकान जाएंगे ना तो 5-10 रुपए में काम निपट जाएगा, लेकिन वो जो 5-10 रुपए है वो आगे चल के 5-10 लाख बन जाएगी। वो प्रॉपर माने ये है ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जा कर के दिखाना है या अपने प्रॉब्लम्स को बताना है। ये थोड़ा हम लोगों के यहाँ है, शुरू से ही है, और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती। तो इसलिए ये पिल्स भी जो है वो मिलना तो नहीं चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया था इसी के लिए कि अनवांटेड बर्थ ना हो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जो है वो मिसयूज़ भी है। और कोई भी पिल जो कि किसी चीज़ को बच्चा आपका बना अंदर में, उसको वो किल कर रही है, वो किल करेगी तभी तो आपका एबॉर्शन होगा, तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा। तो फिर जिसमें किलिंग इफ़ेक्ट है, तो वो आपके बाकी बॉडी के सेल्स को हार्म ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ हार्म तो करेगी। ये अलग बात है कि तुरंत में आपको उसका इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा या साइड इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में आपको उसका खामी भुगतना पड़ता है। और उसके चलते ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, कई बार बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, और उसके चलते जो है वो फिर भागना ही पड़ता है हॉस्पिटल, और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है उसका। लेकिन तब तक इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि वही एनीमिया फिर हो जाता है, आपका खून की कमी हो जाती है, और उसके वजह से आप बहुत दिनों तक जो है वो वीक अपने को फील करती हैं, बहुत लेथार्जिक फील करती हैं। अगर वर्किंग हैं तब तो और भी परेशानी है। रेस्ट, आजकल तो किसी भी नौकरी में छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो रेस्ट की भी एक समस्या हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो है। जो महिलाएं हैं डिप्रेशन का शिकार काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो मैम इसकी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करती हैं? मैम क्या आपको डिप्रेशन होता है? मुझे तो नहीं होता, क्योंकि मैं वर्क में अपने को इंडल्ज रखती हूँ, है ना। बहुत पहले से हम लोगों के यहाँ एक कहावत चली हुई है कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो वो शैतान जो है वो मेरे ख्याल से डिप्रेशन ही का नाम ही है ना। वो उसको मुहावरा ऐसा बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली वो डिप्रेशन है। तो जैसा हम कहें कि माने ऐसा है ही, हम लोगों के यहाँ अपब्रिंगिंग ही ऐसी है
कि कोई भी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ जो है, उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपके पास एक वक्त आता है जबकि आपके पास कोई काम नहीं रहता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की अपनी दुनिया हो जाती है, हस्बैंड वर्किंग है, हस्बैंड चले गए, है ना। 100% वुमेन वर्किंग नहीं हो सकती हैं, 50% अगर वर्किंग है तो 50% को घर में देखभाल के लिए रहती ही हैं या घर में रहती ही हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास टाइम तो बहुत बच जाता है, टाइम बहुत बच जाता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें टाइम का, वो उनके पास नहीं रहता है। तो उसकी वजह से एक तो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम हो जाता है कि अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि भाई हम बीमार पड़ गए तो अटेंशन हमको, तब ऐसे घर वाले नहीं मुझे तो हमको लगता है समझ कि रहे ना हैं। ये सीनियर सिटीजन जो मम्मियाँ होती है जैसे दादी नानी, उन पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, क्या ये सही में? क्योंकि ना नहीं उस टाइम सभी थोड़े पर होता बच्चे, अच्छा है, सब नहीं में होता है। नहीं तुमको नहीं पता, हाँ मैं तुमको तुम कह रही हूँ तो माइंड मत करना, मैं छोटे इसमें बहुत हो इसलिए। तो एक्चुअली सभी पर होता है, स्कूल की बच्चियों में होता है ना। अगर कोई बच्चा है घर में जिसको कि प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसको लगता है कि हमको माने ये चीज़ चाहिए था या हमको ये भी चाहिए था, उसके मन में चाहे जितनी भी बात है, वो अपनी माँ से फ्रेंडली नहीं है, नहीं कह पा रही है, या फादर फ्रेंडली नहीं है, नहीं कह पा रही है बातों को, उसके मन में घुमड़ रही है बातें, उसको ये चाहिए, वो कह नहीं रही है। हाँ, किसको बोलूँ मैं, किसको कहूँ मैं, तो उसको जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में इतना चीज़ें ये सब भर जाती हैं कि इस स्ट्रेस से ना फिर वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगी। दूर की बात किया, मैं अभी बाहर गई थी, वियतनाम गई थी, हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे थे, एयरपोर्ट की बस से। तो एयरपोर्ट की बस जो है वो लॉक हो जाती है, ऑटोमेटिक लॉक रहता है तो लॉक हो जाती है। सडनली हमारे सामने, जबकि वो मुश्किल से 5 मिनट का रहता है, 5 से 10 मिनट का रनवे रहता है, लेकिन उस दिन उनकी जो फ़्लाइट थी उसमें सफाई हो रही थी, इसके चलते उन्होंने बस को थोड़ा 10 मिनट रोक दिया और डोर को नहीं खोला था। मेरे सामने एक बच्ची खड़ी थी, वो उसने अचानक एकदम शुरू कर दिया कि मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। उसका एक टीनेज भाई था, उसको लगा कि मैंने वो एकदम हीरोइक बिहेवियर टीनेज में होता ही है, वो एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, खोलो बस को। वो एकदम लगी करने, नहीं मुझे सांस नहीं ले, मैंने उसने ऐसा कर ही दिया। मैं एज ए डॉक्टर समझ रही थी कि उसको कुछ नहीं है, मैं समझा भी रही थी, और भी लोग थे डॉक्टर, हमारा पूरा डॉक्टर्स का ट्रिप था तो काफ़ी डॉक्टर थे, तो और लोग भी उसको समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। बस वो सांस नहीं लिया जा रहा, सांस मैंने इतना ज़्यादा हो गया, और वो पूरा चूँकि एयर टाइट रहता है और वैसा साउंड प्रूफ केबिन रहता है, तो वैक्यूम के चलते जो है साउंड सुनाई ही नहीं पड़ रहा था जो ड्राइवर है उसको। तो उसके भाई ने लिटरली जो है वो तोड़ने के लिए दरवाजे का शीशा उसने वो करना शुरू कर दिया, उसने धक्का देना शुरू कर दिया, तोड़ना। तब तक फॉर्चुनेटली ड्राइवर की नज़र पड़ी, फिर उसको सबने इशारे से समझाया कि जस्ट ओपन द डोर, और उस बीच में वो लड़की जो है वो गिर गई वहाँ पे, वो गिर गई बस के अंदर। फिर उसको बाहर निकाले और तुरंत ही हम लोग फ़्लाइट में गए, और आफ्टर सम टाइम जो है वो लड़की आराम से फ़्लाइट में मूव कर रही थी, घूम रही थी। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बच्चों के अंदर का स्ट्रेस होता है, उनको अटेंशन चाहिए ही होता है। अब उसके चलते वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से उस पिक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिप्रेशन जो आप बोल रहे हैं दादी नानियों में होता है, वो भी इसी के लिए होता है कि दे फील नेग्लेक्टेड, कि उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। घर में सभी लोग अपने में बिजी हैं, जो यंग ग्रुप है अपने में बिजी हो जाता है, जो सर्विस क्लास है अपने में बिजी हो जाता है। अगर आप उनके पास जाके थोड़ा सा समय दे लें, बैठे थोड़ा सा उनको भी ये दिखा दें कि भाई आपका बहुत इम्पोर्टेंस है घर में, तो देखिए वो डिप्रेशन गायब हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन हर एज ग्रुप में, उसका कारण यही है कि प्लेंटी ऑफ टाइम, और माइंड जानता ही नहीं है कि हाउ टू यूटिलाइज टाइम। और सोशल मीडिया हर लड़के को कैटरीना कैफ चाहिए, हर लड़की कैटरीना कैफ नहीं हो सकती है ना। लोग नेचुरल वर्ल्ड से ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले गए हैं। ऐसा नहीं था कि पहले हीरोइनें नहीं थी, पहले भी हीरोइनें थी पहले, लेकिन इतना लोगों को दिन रात दिखाई नहीं पड़ती। पहले सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया नहीं था ना,
तो लोग पर्दे पर जितने देर देखे उतने ही देर खुश हो गए, बाद में जो घर में था उसी से लोग खुश रहते थे। अभी क्या जब चाहे हाँ, अभी जब चाहे तब, और कंपैरिजन भी होता है। कभी कभी कुछ कपल आते हैं, कुछ लड़कियां कुछ बातें बताती हैं, तो मुझे कभी कभी बड़ा माने स्ट्रेस होता है कि सही में इनका लाइफ कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, अननेसेसरी, जिसका कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने की आदत, सबको वैसा दिखना है, वैसा करना है। इस चक्कर में बाकी चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ फिर छूट जा रहा है हेल्थ फिर छूट जा रहा है, हेल्थ फिर वैसे ही हो जा रहा है, हेल्थ वहीं पे चला जा रहा है। जो पैसा हेल्थ में खर्च होना चाहिए था या हेल्दी चीज़ों में खर्च होना चाहिए था, वो पैसा पार्लर्स और इसकी भेंट चढ़ जा रहा है। इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं, जिसको समाज एक नाम देता है बांझपन, जो मुझे समझ में तो आता नहीं है मैम, क्या ये जो होता है उसके क्या कारण है, जो इनफर्टिलिटी जो है? ये एक वेग टर्म है इनफर्टिलिटी, मैंने इसके कारण बहुत से हैं, जिसमें कि औरतों के भी कारण हैं और पुरुषों के भी कारण हैं, दोनों के कारण हैं। होना क्या चाहिए कि जब भी, माने डिफिनीशन से अगर आप जाइएगा तो डिफिनीशन से है कि अगर कोई कपल 1 साल तक अगर शादी के बाद साथ रह रहा है और कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहा है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर इनफर्टाइल कपल कहेंगे। अब उसमें देखना रहता है, उसमें कई फैक्टर रहते हैं। जैसे औरतों में रहता है कि ये सबसे कॉमन पर अगर आप जाइए तो हो सकता है कि उनका यूट्रस जो है वो, उसमें कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो, कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम हो सकता है ठीक से डेवलप ना हो। एक तो ये हो सकता है, बनावटी खराबी जिसको कहते हैं, वो हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अंडाणु ना बन रहे हों, हार्मोन्स उनके जो हैं वो प्रॉपर नहीं काम कर रहे हों, प्रॉपर जगह पे नहीं काम कर रहे हों, तो जिसके चलते अंडाणु बनने में दिक्कत आ रही हो। तीसरा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन ऐसा हो आसपास यूट्रस के अंदर, इस तरह का इन्फेक्शन हो, या यूट्रस की बाहरी जगह पर जो प्रभावित कर रहा हो अंडाणु बनने की क्रिया को, या अगर शुक्राणु जा रहा है अंदर तो शुक्राणु जो है वो शिथिल हो जा रहा है अंदर जा कर के, तो ये हो सकता है। और जो बहुत कॉमन आजकल ये भी हो गया है कि जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में हैं, जॉब इतनी ज़्यादा नेसेसिटी हो गई है, आर्थिक युग इतना हो गया है, मटेरियल इतना ज़रूरी हो गया है कि आप देखेंगे कि कई कपल डिस्टेंट रिलेशनशिप में रहते हैं। हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, वाइफ कहीं और जॉब कर रही हैं, है ना। तो एक टाइम होता है पूरे साइकिल में, एक औरत का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें एक बीच का टाइम होता है, उस टाइम में ही अंडाणु बनते हैं और अवेलेबल रहते हैं कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर उस टाइम में हस्बैंड वाइफ रह ही नहीं पा रहे हैं साथ में, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। बहुत स्ट्रेस तो सभी चीज़ों के लिए, स्ट्रेस अगर है तो हार्मोन्स आपके नहीं अच्छे काम करेंगे, हार्मोन नहीं अच्छे काम करेंगे तो आपके अंडाणु नहीं बनेंगे अच्छे, है ना। आप किसी चीज़ को मैकेनिकल वे में नहीं कर सकते हैं, ये एक नेचुरल, एक अच्छा प्रोसेस है जो कि ईश्वर ने आपको मैंने बख्शा है कि आप आगे अपने वंश को बढ़ा सकें, प्रजनन करके अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकें। तो इस चीज़ को आप बहुत मैकेनिकल या बहुत टेंशन में या बहुत स्ट्रेस में रह के नहीं कर सकते। इसको काम जैसा नहीं कर सकते। हाँ, इसको काम हाँ जैसा कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो भी एक आजकल के जनरेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ऑक्युपाइड हैं अपने अदर वर्क्स से कि इसके लिए या तो उनके पास समय नहीं है, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा, वही जो आपने बोला कि एक मैकेनिकल वे में हो जा रहा है। और जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जेंट्स में जो है अगर स्पर्म अच्छा नहीं है उनका, माने स्पर्म अच्छा नहीं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चाहिए, दोनों होना चाहिए। कई बार क्वांटिटी बहुत कम रहता है, कई बार क्वांटिटी है तो क्वालिटी बहुत कम ख़राब है, जिसके चलते नहीं कंसीव कर पा रहे। और अभी भी पिछड़े जगहों में, जो पिछड़ी जगह हम लोग कह रहे हैं, जैसे हमारे जो गांव हैं, गांव के लोग हैं, या बहुत से एकदम ही अनएजुकेटेड लोग हैं, या जहाँ पे बहुत स्टबबॉर्न मेल ईगो वाले लोग हैं, उसमें कई बार एक कारण ये भी हो जाता है कि मेल आते ही नहीं है सामने, फीमेल का ही मैंने एकदम ये मान के चल गया ना, बच्चा नहीं हो रहा है तो मैंने फीमेल ही दोषी है उसके लिए, और फीमेल दोषी है तो बस फीमेल का ही वो सब कराते रहते हैं, जितना भी
टेस्ट कराना है या जो भी कराना है वो कराते रहते हैं। फिर ये थोड़ा खर्चीला है, अभी भी इसकी दवाइयाँ थोड़ी खर्चीली हैं और ट्रीटमेंट भी थोड़ा खर्चीला है। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर भी हो जाता है कि इसकी वजह से भी लोग सामने नहीं आ पाते हैं, कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ड्रॉप आउट केसेज हो जाते हैं। जैसे शुरुआत की, अब मान लीजिए मेरे पास आए, इसमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, ये काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू किया और 2 महीने में आपको रिज़ल्ट मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल तक आपको इसका ट्रीटमेंट हाँ कंटिन्यू करना पड़े और सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़े और तब आपको लास्ट में फिर ये डिसीजन लेना पड़े कि हाँ, अगर हम नेचुरली नहीं कंसीव कर सकते हैं तो फिर हम IVF जैसे फैसिलिटी जो है उसमें जाएंगे। तो लोगों के पास पेशेंस भी नहीं रहता है, लोग लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर वो जैसे उन्होंने किया थोड़े दिन, 2-3 महीना किया, फिर वो ड्रॉप हो गए, गायब हो गए। फिर उनको मन किया कि अच्छा नहीं हो रहा है, फिर जाओ, फिर वो दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका फिर ABCD से शुरू होता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को जिस दिन भी आते हैं, मैं पहली बात यही समझाती हूँ कि देखो, ये सर दर्द नहीं है कि मैं एक गोली दे दूँगी और तुम ठीक हो जाओगी। ये तुम्हारा पूरा साइकिल, पूरा हार्मोन का साइकिल, तुम्हारी बॉडी से ही हमको ये चीज़ें लेनी है। तुम्हारी बॉडी जो बन के आ गई है उसको मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। जो तुम्हारे हार्मोन्स हैं, जो तुम्हारे फैक्टर्स हैं, जो तुम्हारे हस्बैंड के फैक्टर हैं, वो क्या हैं, जब तक मैं उनको नहीं समझूंगी और एक एक चीज़ पर जब तक मैं ध्यान नहीं दूंगी तब तक मैं तुमको रिज़ल्ट नहीं दे पाऊंगी। तो तुमको मेरे साथ अगर ट्रीटमेंट कराना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम कभी जेड तक नहीं पहुंचोगी। इसमें स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज तुमको स्टेप वाइज फैशन में चलना होगा कि पहले जैसे धीरे धीरे करके आप ऊपर की तरफ जाइए, फिर जाके आप एंड रिज़ल्ट के पास जाइए। मैक्सिमम लोग, जो लोग ड्रॉप आउट केसेस नहीं होते हैं और किसी भी डॉक्टर के पास अगर वो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको सफलता मिल ही जाती है। नहीं मिलती है ऐसी बात नहीं है। कुछ कारण है, जैसे बहुत एज पर आजकल शादियां हो रही हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास शादी करने का। काफ़ी लोग जो है वो ये सोचते हैं, लड़कियां भी अब ये सोचती हैं कि हम पहले अपने कैरियर में सेटल हो जाएं, पहले हम फाइनेंशियली अपने को इस्टेब्लिश कर लें। लड़के भी यही चाहते हैं कि फाइनेंशियली इस्टेब्लिश कर लें। उसके चक्कर में शादियां बहुत डिले हो रही हैं। आजकल 35, 37 तक शादी, 40 तक लोग आ रहे हैं शादी करके। तो उस समय तक कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल आपके हार्मोन्स हैं वो थोड़े डिक्लाइनिंग के तरफ रहते हैं। तो डिक्लाइनिंग के तरफ रहते हैं तो वो एक प्रॉब्लम आपको आता है, वो एक नेचुरल प्रॉब्लम है जो आता है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स का हल है और आजकल तो साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है। बस आपको जो है सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की बात मानने की ज़रूरत है और फेथ करने की ज़रूरत है। एक नॉर्मल फीमेल है जो नॉर्मल एक डेली लाइफस्टाइल जी रही है, और एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है, अगर दोनों जंक फूड खाती है तो एक नॉर्मल फीमेल पे और एक प्रेग्नेंट वुमेन पे क्या असर उसका पड़ता है? क्या, खैर मैम देखिए, बैड इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही क्योंकि जंक फूड है, लेकिन कितना हद तक, कितनी ज़्यादा हद तक एक फीमेल पे जंक फूड नाम ही क्यों रखा गया उसका? जंग लग नाम ही जाता रखा कि जंग लग नाम जाता नहीं। है ना। क्योंकि जो भी जंक फूड है, एक तो उसका जो मटेरियल यूज होता है वो ही हेल्दी नहीं होता है, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है। प्रिजर्वेटिव हमेशा केमिकल्स रहते हैं, अजीनोमोटो कुछ ऐसा। हाँ, एजिनोमोटो तो आप एक मैगी का जानते हैं, उसके अलावा बहुत से प्रिजर्वेटिव ऐसे यूज होते हैं जो हम जानते ही नहीं हैं। आप कभी किसी सॉस की बोतल ही खरीद के देखिए, कोई भी एक छोटा सा चिप्स का ही, उसमें कितनी चीज़ें लिखी रहती हैं। क्या आप कभी पढ़ते हैं उन चीज़ों को, या कभी आपने उनको ध्यान दिया है कि मैं एक एक चीज़ पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है, या उसको मैं फिर गूगल पे डाल के सर्च करूं कि इसका क्या है, इसका बस क्या प्राइस है। बस देखते हैं फिर हाँ, लेते हैं। प्राइस देखते हैं और वो एडवर्टीजमेंट में जो आपने देखा रहता है कि अरे इसका ऐड आ रहा है, ये फ्लेवर है, वो फ्लेवर है, इसको मैं खा लूँ, बस आप इतना ही देखते हैं। सच्चाई यही है। कई बार तो आप ये भी नहीं देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी भी बची है कि नहीं बची है, आप लेके खा लेते हैं, है ना। तो एक तो वो समस्या बहुत बड़ी है।
और अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, हालांकि बहुत ही करेक्ट लिटरेचर अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने कुछ लिटरेचर्स में पढ़ा है कि ये जितने भी केमिकल्स हैं जो जंक फूड में रहते हैं, प्रेगनेंसी में जो है ये बहुत, प्रेगनेंसी नहीं नॉर्मल इसमें भी बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट इनका रहता है, क्योंकि ये मतलब जो भी गुड हार्मोन्स हैं हमारे जो भी, उसके एंटी ये बनाते हैं कि ये सब जो बहुत विकृतियाँ भी जो बच्चों माने मेंटल विकृतियाँ भी जो हो रही हैं, बहुत तरह का मेंटल परवर्सन भी जो हो रहा है, उसके साथ भी इसको रिलेट उन्होंने किया था कि ये जो चांसेस बढ़ रहे हैं ये एंटी एंडोक्राइन सब्सटेंस बनाती हैं। माने एंडोक्राइन हुआ कि हमारे बॉडी में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो हमारे लिए हार्मोन्स बनाते हैं, गुड हार्मोन्स बनाते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करता है। वो फ्यूल समझ लीजिए हमारी बॉडी के लिए है। जैसे कि आप पेट्रोल डलाते हैं, आप 5 लीटर पेट्रोल डलाते हैं, लेकिन मोबिल आप कितना कम डलाते हैं, है ना। तो ये मोबिल है, हम लोगों जितने हार्मोन्स हैं वही हैं कि जो बहुत थोड़ी मात्रा में निकलते हैं, लेकिन इनका रहना आपके शरीर के अच्छे से चलने के लिए, आपके हर ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें कि जो प्रजनन वाले ऑर्गन हैं हमारे, जैसे औरतों में यूट्रस वगैरह है और पुरुषों में जो है वो बहुत टेस्टिस, वो सब का भी डेवलपमेंट और उनका भी जो फंक्शन है, उनसे उनके जो हार्मोन सिक्रेशन है सब रेगुलेट होते हैं। अब अगर एंटी एंडोक्राइन हार्मोन ये बना रहे हों अगर बॉडी में, आई एम नॉट श्योर, मैंने बस जस्ट पढ़ा है, लेकिन वो कोई ऐसा मेडिकल लिटरेचर या मेडिकली प्रूफ्ड नहीं था कि जिसको मैं बोलूं, लेकिन वो काफ़ी अलार्मिंग था कि अगर ऐसा हो रहा है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये जितने भी परवर्टेड मेंटेलिटी के लोग हो रहे हैं, ये सब भी जो है वो उसकी ही देन है कि उसकी वजह से। कॉमन टर्म में आप बता दीजिए। परवर्ट जैसे कि पहले आप कहाँ सुनते थे, इतना नहीं सुनते थे ना कि फीमेल लेस्बियन ट्रांसजेंडर लोग जो रहते थे वो कम रहते थे। तो कुछ लोग वैसे होते ट्रांसजेंडर हैं, जैसे किन्नर हैं, तो हम उनको जान रहे हैं कि किन्नर है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी नॉर्मल लुकिंग लोग भी जो है उनकी मेंटेलिटी उसी तरह की हो रही है, या उस तरह से वो बच्चे बढ़ रहे हैं कि हाँ मेल है तो वो उसको मेल ही पसंद आ रहा है, फीमेल है तो फीमेल पसंद आ रही है। और ये हम लोग सोचते हैं कि ये टीवी पे दिखा रहा है, सीरियल्स पे दिखा रहा है, ओटीटी पे दिखा रहा है और ये ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये लोग पैसे कमाने के लिए ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, पर हम बहुत गलत हैं। ये हो रही हैं समाज में चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक कपल आए थे, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए भी वो बड़ा माने अजीब सा एक्सपीरियंस था और मेरे लिए भी थोड़ा सा बड़ा स्टक में हो गई कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं इस सिचुएशन को। क्योंकि उनके हस्बैंड आए, उन्होंने जाना कि मैडम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको लगा कि उनकी वाइफ को कुछ प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते वो इंटीमेट नहीं होना चाहती हैं उनके साथ। और वो 2-3 बच्चों के माता पिता थे, यंग कपल थे, लेकिन 2-3 बच्चे थे उनके। तो उन्होंने मुझे कहा हस्बैंड ने कि आप जो है इनका चेकअप कर लीजिए मैडम, इंटरनल चेकअप कर लीजिए, इनको जो है सो आजकल ये इंटीमेट बिल्कुल नहीं होना चाहती हैं और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको परेशानी कुछ है शायद, इसकी वजह से ये बोलती हैं कि मैं नहीं रहूँगी साथ में। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी एबनॉर्मल था ही नहीं कि मैं कहती कि ये एबनॉर्मल है। तब मैंने उससे पूछा कि भाई अब तुम बताओ मुझे, मैंने देख तो लिया कुछ भी नहीं है, तो अब तुम ही बताओ कि प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों मैंने ऐसा है तुमको कि तुमको नहीं। तो उसने कहा कि आप मेरे हस्बैंड को बाहर कर दीजिए और मैं अकेले में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा बाहर जाइए, ये कुछ बताना चाहती हैं जो मुझे ही बताएंगी, हो सकता है इनकी कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है जो ये आपके सामने नहीं डिस्कस करना चाहती। तब उसने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन अच्छे थे, सब थे, लेकिन ये बिल्कुल मेरी कदर नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा हमको टॉर्चर करते थे। उसके सेंस में मैंने ध्यान नहीं देते थे, मेरी इच्छा का वो मान नहीं रखते थे, ये नहीं करते थे। ऐसे करते करते मैं इनसे दूर हो गई
मुझे इनसे मैंने ये मुझे पसंद ही नहीं आने लगे। और इसी बीच में मैंने ये एहसास किया कि मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है जो कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर ही है, और उसके साथ मैं बहुत इंटीमेट हो गई हूँ। और अब मुझे लड़कियाँ ही अच्छी लगती हैं, अब मुझे इनके साथ रहना ही नहीं। ये मुझे डिवोर्स देने वो मुझे ज़्यादा सुकून देगा, लेकिन मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी मुझे कीजिएगा तो क्या फ़ायदा है। मुझे तो अब इनके साथ रहना ही नहीं पसंद है। मुझे तो अब ये समझ में आ रहा है कि मुझे लड़कियों के साथ ही रहना पसंद था, मुझे ऐसा था। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब मेरे लिए तो ऐसा सिचुएशन था कि दरवाजे के बाहर हस्बैंड खड़ा है, अंदर वाइफ का ये चल रहा है। मैं किसको जो सोशल सिनेरियो है अपना, उसमें वो मेरे पास एज ए डॉक्टर हेल्प लेने आया है कि शायद उसकी वाइफ को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं रहना चाहती है, उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। ये प्रॉब्लम एक तीसरे प्रॉब्लम में चेंज हो चुका है। वो लड़की क्लियरली कह रही है कि मैं बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे फीमेल में ही इंटरेस्ट है, मैं नहीं रहना चाहती। मैम जैसे ट्रांसजेंडर्स का तो हम जानते हैं कि उन लोग बाय बर्थ ही उनमें कुछ फिजिकली कुछ होता है, एक मेंटल मैंने हार्मोनल। मैम ये मतलब ये बाय बर्थ नहीं होता, ये जो होमोज होते हैं जो सेम जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं, बाय बर्थ आई डोंट नो, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ दैट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब मैंने इसको पढ़ा कि जंक फूड में जो है वो एंडोक्राइन सब्सटेंसेस रहते हैं, और जो आपके हार्मोनल ये एक जैसे आप खाना खाते हैं, कोर्स रहता है ना खाने का। आप किसी होटल में जाइएगा तो एक आप बोलेंगे खाने का कोर्स रहता है, कोर्स सर्व होता है कि पहले आप सूप पीजिए, फिर आपको स्टार्टर देगा, उसके बाद फिर आप मेन कोर्स पर आइएगा। तो इसी तरह से हमारे हार्मोन्स भी जो है ना, उनका एक मेनू होता है, एक कोर्स होता है कि एक हार्मोन अगर ब्रेन से रिलीज होता है तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस ऑर्गन पे जाएगा और कहाँ कहाँ क्या इफ़ेक्ट करेगा, इस तरह से होता है। रिलीजिंग एक ही जगह होती है, लेकिन एक्शन जो है वो कई जगह पर और सब स्टेप वाइज होता है। तो एंटी एंडोक्राइन का मतलब हुआ कि जो रिलीजिंग हार्मोन है, या तो वहाँ या जहाँ एक्ट करना है वहाँ कुछ ना कुछ ये हार्मोनल मेनू में गड़बड़ कर दे रहा है ना। तो जैसे हम फीमेल की बॉडी में है लेकिन हम में मेल हार्मोन बहुत प्रीडोमिनेट हो गया, तो ऑब्वियसली हमको मेल की तरफ अट्रैक्शन में, हमारा बिहेवियर भी वैसा रहेगा और हम अट्रैक्ट होंगे मेल की तरफ, फीमेल की तरफ। मैंने हम फीमेल हैं लेकिन हम मेल वाला हमको ना, तो हम अपोजिट जेंडर मेरे लिए फीमेल ही हो गई ना, क्योंकि हमारे अंदर तो मेल वाला पूरा आ रहा है दिमाग, तो हम उसी से शायद ऐसा होता होगा, मैं तो यही समझ पाई हूँ। लेकिन आपने चूँकि बोला जंक फूड का, तो मैं तो जब से मैंने ये सब डीपली जाना, पहले भी मैं मना करती थी, लेकिन अब तो मैं स्ट्रांगली मैंने एकदम मना करती हूँ। प्रेग्नेंट वुमेन को तो खास करके मैं मना करती हूँ कि बिल्कुल ही नहीं लेना है। हाँ मैम, पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है जो कि नेचुरल है, तो उसको कम करने के लिए लोग बहुत सारी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो क्या किस हद तक ये सही है? देखिए, पेन तो एक ऐसा सेंसेशन है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। एक चीज़ आपको बहुत पेन दे सकती है, वो चीज़ हमको उतना ज़्यादा पेन नहीं दे सकती, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन है और अगर हम नहीं उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो अगर हमने कभी पेन किलर ले लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चों को आजकल हम लोग पाल ही तो वैसे रहे हैं ना कि बच्चे को कौन डांटता है आजकल किसी भी घर में। बच्चों, एक दो बच्चे अब रहते हैं तो उनको तो एकदम प्रिंस प्रिंसेस के समान पाला जाता है, चाहे आपकी जितनी भी हैसियत है, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, लेकिन आप अपने से ज़्यादा बेटर देते हैं अपने बच्चों को, और बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रिंसेस। अभी देखिए, मैं डिलीवरी करा के आ रही हूँ तो बिल्कुल पूरा फैमिली जो है वो उसके फ़ोटो खींचने में, उसकी तैयारी में सब लग गया है। हम लोग हॉस्पिटल वाले भी चाहते हैं कि मदर फादर अच्छा फील करें, तो उनके रूम को डेकोरेट कराना, ये कराना, ये सब अब हम भी करने लगे हैं।
हमको भी लगता है कि हाँ वो महसूस करें। तो अभी ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। तो बच्चे भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कहाँ पेन सहने की आदत है। तो इसलिए अगर थोड़ा पेन होता है तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, और पेन किलर अगर कभी खा लिया तो उतना बुरा नहीं है इसमें, लेकिन ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। एक तो क्या है कि 2 तरह का पेन होता है, एक तो हुआ कि नॉर्मल पेन हो गया तो आपने कभी कोई पेन किलर दे दिया। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसे होती हैं, या तो उनकी बनावटी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है, या उनको और भी कुछ दिक्कतें होती हैं अंदरूनी, जिसकी वजह से एक्सेसिव पेन होता है। इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैंने हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है सब। तो वैसी स्थिति में प्रॉपर, इसी से मैं कहती हूँ कि जब शुरुआत हो तभी से आप प्रॉपर गायनिकोलॉजिकल चेकअप में रहिए, तो आप सुखी रहेंगे। आपको इन सब स्टेज से नहीं गुजरना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ है तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। खुद गोलियां फाँकते रहने से अच्छा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा एक फैक्टर ये भी आ गया है कि बहुत सीडेंटरी बच्चों को हमने बना दिया है, बाहर खेलते नहीं हैं, कूदते नहीं हैं। तो पहले बाहर खेलते थे, कूदते थे, जाते थे, लड़कियां स्किपिंग करती थीं, दौड़ती थीं, कबड्डी खेलती थीं, खो खो खेलती थीं, बहुत तरह का गेम होता था जिसमें कि आउटडोर गेम होता है। अब सबके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, सब बैठ जा रहे हैं। तो गेम से क्या होता है, आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, जिसमें आपके पेल्विक मसल्स भी शामिल हैं, आपका पेल्विस भी शामिल है। पेल्विस आपकी बॉडी से अलग तो है नहीं। तो जब उतना एक्सरसाइज होता था तो बहुत ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, मसल्स मजबूत होते थे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स कम होती थी। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, ज़्यादातर बच्चों को आपने यही सब खिलाने की आदत डाल दी है। चाउमीन खा रहे हैं बैठ के, बिस्किट। बच्चा तो स्वाद वही जानेगा ना जो उसके मम्मी पापा उसको खिलाएंगे, है ना। हम लोग तो बड़े खुश होके सब बच्चों के, अभी अगर ओपीडी में आप देख लीजिए, बच्चे अगर बैठे हैं तो माँ बाप उनके हाथ में चिप्स का, कुरकुरे का पैकेट थमाए रहते हैं। तो आप चिप्स कुरकुरे खिलाइएगा, फिर घर में जाके खाइएगा कि बच्चा भाजी नहीं खा रहा है या टमाटर नहीं खा रहा है या सलाद नहीं खा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंटिंग इज़ ए वेरी टफ टास्क। इतनी सारी लंबी बातचीत हुई, इससे तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आजकल कुछ छाले वगैरह भी पड़ते हैं, अल्सर्स होते हैं, तो जो बाद में जाकर के शायद कैंसर का भी रूप ले लेते हैं। हाँ, इसलिए ही बोला गया है कि बिल्कुल जो है वो टाइम से अपना चेकअप कराते रहिए। जैसे एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है, पेपिस्मियर जिसको हम लोग बोलते हैं। पेपिस्मियर में जो यूट्रस है उसके मुंह से हम लोग पानी जैसा लेते हैं, वहाँ से एक स्क्रैप लेते हैं, स्क्रैप को भेज देते हैं और उसमें आ जाता है, सारे सेल्स आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ना कंटिन्यूअस सेल्स जो हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, बनते हैं झड़ते हैं, बनते हैं झड़ते हैं, इस तरह का प्रोसेस चलते रहता है वहाँ। तो आपको हर तरह के सेल्स, उसमें अंदर के भी सेल्स आ जाते हैं, बाहर के भी सेल्स आ जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से लिया है उसको, तो उससे बिल्कुल अगर अर्लीस्ट स्टेज में भी अगर कैंसर की संभावना है तो वो पता चल जाता है। दूसरा जो मैंने कहा कि सेक्सुअली एक्टिव बहुत जल्दी होने से एक वायरस है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उससे इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर HPV आप में है, आप में पाया गया HPV, तो आपको आपके उम्र के किसी पड़ाव पर कैंसर होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो कारण है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें एक छोटी सी टेस्ट से आपको पता चल जाती हैं। दूसरा, अभी कैंसर से बचने के लिए, कैंसर सर्विक्स से बचने के लिए जो है वो टीके आ गए हैं, जिसको कि 14 साल से लेकर के 9 साल से लेकर के 14 साल की लड़कियों को अगर लगा दिया जाए तो 100% जो है वो उसमें एक्ट वो करती हैं और HPV इन्फेक्शन से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, जो नए न्यूअर थिंग्स हैं, ये तभी तो आपको पता चलेगी जब आप डॉक्टर्स के पास जाइएगा। मैम, जो टीके हैं वो आपके हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। जो उससे संबंधित जांच है कैंसर से, जो मैंने पेपिस्मियर कहा, उससे आगे कोल्पोस्कोपी होता है, जिसमें कि जो भी छाले हैं वो किस तरह के हैं और विस्तृत रूप में, मैग्नीफाइड रूप में मैंने दिख जाते हैं और पता चल जाता है कि ये छाले जो हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हैं। तो उनको छालों के स्टेज पर यदि हम उनका इलाज कर लें
तो हमें आगे चल के कोई परेशानी नहीं होती है, और कोई परेशानी भी नहीं होती है, और हमें अननेसेसरी जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर में जाने की फिर ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि कई बार ऐसा दुखद है, लेकिन देखा जाता है कि कई बार अनभिज्ञता के वजह से, अज्ञानता की वजह से, या रिमोट प्लेसेस में खास करके लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर वो लोग 2-4 बार जांच नहीं कराते हैं, बस उनको किसी ने कह दिया कि छाले हैं छाले हैं छाले हैं, फिर वो जाके अपनी बच्चेदानी ही निकलवा लेते हैं। तो ये जो एक टेंडेंसी बन गई है कि नहीं, बच्चेदानी है तो बहुत मतलब ऐसा ऑर्गन है कि इससे हमको छुटकारा चाहिए, इसको भी जो है वो समझने की ज़रूरत है कि आपको यूट्रस भगवान ने दिया है, बनाया है, क्योंकि आप औरत हैं, तो इसलिए ही तो आपको दिया है। अगर आप औरत नहीं रहती तो आपके पास यूट्रस भी नहीं रहता, ठीक है। तो आप अपने मरते तक भी औरत ही रहती हैं, इस दुनिया से जाते तक भी। तो जैसे शरीर के बाकी ऑर्गन्स की ज़रूरत आपको है, वैसे यूट्रस भी आपका उस समय तक का साथी रह सकता है और रहना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि ट्रीटेबल नहीं है मेडिकली, या जिससे आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है, और आप दूसरे ट्रीटमेंट्स को अच्छे से करा करके निश्चिंत हो सकती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर आप उसको कंजर्व करने का सोचिए। ये मत सोचिए कि वो एक फालतू चीज़ है जो कि आपके फालतू रहती तो भगवान ने आपको दिया ही नहीं रहता। आपके बनावट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और आपके फेमिनिन कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है, तो उसको आप मत अननेसेसरी जो है, हाँ, अननेसेसरी रिमूव करने का मत सोचिए। छोटी छोटी सी अज्ञानता की वजह से आप ऐसा करते हैं, आप सही डॉक्टर के पास जाइए। कोई भी डॉक्टर आपको गलत सलाह नहीं देगा, और आप ये सब टेस्ट के बारे में जानिए। गूगल पे दूसरा कुछ खोजती हैं तो ये सब खोजिए जो आपके हेल्थ से संबंधित है, सारी चीज़ों की जानकारी दी हुई है। आप जाइए अपने डॉक्टर से, आप डिमांड कीजिए कि आपको ये चाहिए, आप वो कराइए, और अगर उसमें आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो फिर आप निश्चिंत रह सकती हैं। रिकमेंडेड है कि 30 ईयर के बाद जो है हर साल औरतों को अपना एक गायनिक चेकअप इसके लिए ज़रूर कराना चाहिए, और एक सिंपल से चेकअप से, जिसमें कि आपका 1000-2000 का मैक्सिमम, मैं एक मैक्सिमम खर्च आपको बता रही हूँ कि होगा साल में, और उससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो। वैसे पैसे तो आप कितनी चीज़ों में फेंक देती हैं, आपने बताया, हाँ, शुरू होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा साल में निकाल लीजिए उतना बजट, और जाके करा लीजिए। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम इस पे हो रहा है, और कॉन्फ्रेंसेज में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लिख के दिया जा रहा है गायनेकोलॉजिस्ट लोगों की तरफ से कि ये कैंसर के टीके जो हैं ये इनको शामिल किया जाए हमारे टीकाकरण शेड्यूल जो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैम कि अगर आप फीमेल्स हैं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा शुभचिंतक आपका कोई भी नहीं है, ना बन सकता। नहीं है। अगर आप सही में भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं, और आप थोड़ा टाइम दीजिए तो आपको सब सही सलाह ही मिलेगी। इर्रेगुलर जो पीरियड्स होते हैं तो मैम इसके क्या क्योर है और होते क्यों हैं? बहुत से कारण हैं। एक तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो है ही। अब हार्मोनल डिस्टर्बेंस का क्या क्या कारण है? एक तो स्ट्रेस, बच्चों का सही एजुकेशन नहीं होने से, और 2 तरह के प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक ओबेसिटी भी एक समस्या हो गई। इतना वेट, ये जंक फूड खा खा करके इतना वेट बच्चों का हो जा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर और इसके फेरे में चाउमीन खा खा करके, कि आप देखिएगा कि ओवरवेट बच्चे बहुत मिलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। पता चलता है कि 14 साल की लड़की है और वेट है 70 किलो, है ना। तो वेट होने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप ओबेज हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप वेट में, तो आपका पूरा ऑर्गन ही स्ट्रेस में रहता है। और वेट जो भी ओबेसिटी रहती है तो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत सारे हो जाते हैं, और ये एडिपोज टिश्यू जो हैं ये अपने आप में सेंटर बन जाते हैं जो कि हार्मोन इनमें सिक्रेट होने लगता है। अब इनमें हार्मोन सिक्रेट होने लगता है तो जो आपके ऑर्गन्स जो बने हुए थे हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, वो सब जो है वो, मैं लेमैन शब्द में आपको समझाती हूँ। वैसे मैं नेगेटिव फीडबैक और ये बोलूँगी तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। बस आप ये कह सकते हैं कि जो आपके ऑर्गन्स जो बने थे इस हार्मोन को बनाने के लिए, आपके फैट ने
वो रोल अपना लिया। अब वो जो है वो अनलिमिटेड बन रहा है आपका। जो हार्मोन आपका बहुत बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, जो हार्मोन कम बनना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो पूरा ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट कर रखा है अपनी बॉडी में। और तो उसका इफ़ेक्ट जो है, चूँकि पीरियड्स जो है वो हार्मोन डिपेंडेंट है, तो उसका प्रभाव आपके पीरियड्स पर पड़ेगा ही, निश्चित पड़ेगा। हाँ, पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, लाइफ स्टाइल चेंजेज कीजिए, योगा कीजिए, दौड़िए, भागिए, ओबेसिटी मत होने दीजिए, जंक फूड से दूर रहिए, तो आपके 90% समस्याएं सुधर जाती हैं। स्ट्रेस फैक्टर, अगर आप अच्छी काउंसलिंग से गुजरे, अगर आपको नहीं काउंसिल करने वाला कोई है तो आप अच्छे काउंसलर से मिलिए, उनसे राय लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। अंदर अंदर गुत्थियाँ मत पालिए, अंदर अंदर अपने को मेंटल हेल्थ अपना जो है वो अच्छा रखिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं, और उसके लिए अगर हमारे मन में टेंशन है या हम बहुत स्ट्रेस में हैं या हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए विभाग बने हुए हैं, काउंसलर बने हुए हैं, आप उनसे मिलिए, प्रॉपर काउंसलर से, वो आपकी हेल्प करेंगे। उसको डिजीज़ में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि आप उससे बाहर आ जाइए। मैम, डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो फीमेल्स अगर को आप कहीं कोट करें, उनको क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकती है उनके लाइफ में? क्या चेकअप्स जो हैं, बीच बीच कुछ चेकअप्स होते हैं, कुछ टीके आपने बताए? बच्चियां हैं मान लीजिए, अगर वो आ रही हैं तो अभी के एज में तो एज ऑफ जैसे 9 to 14, 15, 17, 20 ही रख लीजिए। तो अभी तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वो सब वैक्सीनेटेड हो जाएं, जो कि अवेलेबल है यहाँ पे है, और बहुत इजीली आ जाता है और बहुत इजी भी है उसको लगाना। कोई उसमें आपको परेशान नहीं होना है, चलता फिरता ये है। दूसरा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो टीनेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फूड में, न्यूट्रिशन। टीनेज का बच्चों से लेकर के जहाँ से शुरू करते हैं आपको, तो उसमें उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपके न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है। अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगी तो आप बहुत चीज़ों से दूर हो सकती है। पीरियड्स के बारे में उनको एजुकेट करना, किस चीज़ को वो प्रॉब्लम समझें, किसको नहीं समझें। कई बार बच्चे रहते हैं तो उन चीज़ों को भी प्रॉब्लम समझ लेते हैं जो कि सही में प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ी बहुत उनको जानकारी देना, अवेयर कराना उनकी एनाटॉमी से, उनकी फिजियोलॉजी से, ताकि वो अपनी ही बॉडी के बारे में जान सकें। मेरा ये मानना है कि आप जिस भी जेंडर के हैं, आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी जानकारी की सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगी, और बिल्कुल चाहूँगी कि वो एनीमिया से दूर रहें, रक्त की कमी बिल्कुल ना हो, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है। अगर रक्त की कमी होती है तो आपका ग्रोइंग पीरियड है, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, सारा मेटाबॉलिक चेंजेज आप में हो रहा है, तो आप इसको जो है वो, और अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, अगर किसी के मदर फादर डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, वो उन चीज़ों से दूर रहे, डायरेक्ट चीज़ों से, जिससे कि फ्यूचर में उसको भी ये चीज़ें होने की संभावना रहे। उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरे मदर फादर डायबिटिक हैं, यदि हाइपरटेंसिव हैं, तो बाद में चल के मुझे भी, यदि मैं अवेयर नहीं रही, यदि मैं अलर्ट नहीं रही या रहा, तो मुझे ये परेशानी हो सकती है। तो इससे जो है मेरे ख्याल से एक अच्छे लाइफ स्टाइल को लेने से बहुत अच्छा उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस एज ग्रुप से मेरा एक ये भी है कि आप अपने को फिट रखिए, फिट बाहर से भी और अंदर से भी, क्योंकि आपको यदि अपने रिलेशनशिप को हमेशा के लिए अच्छा रखना है, आपको लगता है कि हम पूरे ज़िंदगी एक दूसरे का साथ जो है वो हमेशा एंजॉय करें, एक दूसरे से हम खुश रहें, सही तौर पे खुश रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों अपने पेल्विक हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आजकल इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट है, जिसमें कि ना कोई पेन है, ना कोई परेशानी है, ना कोई एडमिशन का चक्कर है, कुछ नहीं है। ओपीडी प्रोसीजर है, जिसको कि आप जा कर के, हाँ, कुछ सिटिंग्स ज़रूर लेनी पड़ती है आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। आपका प्रॉब्लम जैसा भी रहेगा उस हिसाब से 4 सिटिंग भी हो सकता है, 6 सिटिंग भी हो सकता है, 12 सिटिंग भी हो सकता है। सिटिंग्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन
कोई पेन नहीं होता है, कोई और परेशानी नहीं होती है और आप बहुत अपने को रिजुविनेटिव फील करती हैं। तो ये चीज़ें भी अभी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई लेडीज़ ये समस्या को लेकर के आती हैं, परेशान रहती हैं और इससे कई बार जो है आपका मैरिटल लाइफ भी जो है वो इफ़ेक्टेड होता है। कई बार यदि आपका पार्टनर आपसे नहीं सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली फिर आपके मैरिटल लाइफ में कोई तीसरे आदमी की जगह बनने लगती है। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती है जो कि सोसाइटी में बहुत कॉमन है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने को इतना फिट रखें हर तरह से। बच्चा होना बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो आपके शारीरिक चेंजेज आते हैं उनको बढ़ने देना अच्छी बात नहीं है। उनको सही समय पर उनकी रोकथाम कर लेना या उसको फिर से जो है रिजुविनेट कर लेना, वो बहुत ही आपके लिए अच्छा है। और जो ओल्ड एज की लेडीज़ हैं, मेनोपॉजल हैं, उनको भी ये बात मैं समझाना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 to 54 एज है मेनोपॉज का। ऋतिक रोशन 50+ का है ना। उसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो अभी है लिविंग इन रिलेशनशिप में, वो 48 ईयर की। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे, वो किसी भी टीनेज कपल के समान ही रहते हैं। ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि सिनेरियो बहुत चेंज कर गया है। अब आप 50 के एज में बूढ़े नहीं हो जाते हैं, तो आपका ऐसा समझना कि अरे अब तो एज चली गई तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट भी नहीं हो सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। ये आप खुद को ही ऐसे जगह पे झोंक रहे हैं कि उसकी खामी हो सकता है कि आपको बाद में आपके लेटर लाइफ में आपको भगवान ना करे, लेकिन ऐसा होता है। हम लोग सुनते रहते हैं ना कि 60 साल के 80 साल के बूढ़े को पकड़ा गया कि 4 साल की बच्ची का रेप कर रहा है। इन सब के पीछे ये सब नैरेटिव्स हैं कि औरतें बहुत जल्दी जो हैं अपने आप को, बुढ़ापे की बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हम अपने को बूढ़ा, अरे नहीं बच्चे हो गए, अरे नहीं अब हम दादी बन गए, अरे नहीं अब हम फलाना हो गए, अब क्या साथ रहना है। मेरे पास कपल्स आते हैं, बोलते हैं, एक आए थे, वो बोले कि मैडम हमको बचा लीजिए। दिस वाज अ लैंग्वेज कि वो हस्बैंड बोले। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ ने वही, उनको वाइफ को इंटरनल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए इस पर कंसंट्रेट करने की जगह वो ये कहती थी कि नहीं बेटी की शादी कर लिए हो, अब क्या तुमको साथ रहना है। और उनको बहुत इच्छा रहती थी कि हम अपनी वाइफ के साथ वैसे ही रहे जैसे हम पहले रहते थे। जब आई तो उनके प्रॉब्लम को मैंने डिटेक्ट किया, मैंने उनको बताया कि आप ऐसे मत कीजिए। आज तो ठीक है ये मेरे पास आ गए और बहुत खुल के बोल रहे हैं कि बचा लीजिए मैडम, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। कल को ये मेरे पास नहीं आएंगे, जब किसी और के पास चले जाएंगे आपको बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग क्यों ऐसा समझती हैं? आप अभी सिर्फ 45 की हैं, आपका अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली मैरिज के चलते आपके बच्चे समय पर बड़े हो गए, अच्छी बात है, अपने बच्चों की शादी कर ली, उनकी अपनी लाइफ है, उनको जीने दीजिए। ये कहाँ लिखा है कि उन्होंने अपनी लाइफ शुरू कर ली तो आप अपनी लाइफ वहीं पे एंड कर दीजिएगा। तो ये मैं समझाना चाहूँगी कि जो लेटर एज ग्रुप की लेडीज़ हैं वो अपना चार्म बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के थ्रू बनाए रखें, वो ऐसे ही अपना चार्म बनाए रखें। और अगर उनको कोई परेशानी आती है, अगर उनको लगता है कि कोई परेशानी है जिसमें कि ये हेल्पफुल हो सकता है, तो ये भी ट्रीटमेंट की एक विधि है, ट्रीटमेंट का ही रूप है। बहुत ज़्यादा मेरे को जानकारी मिल गई आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक, आपका तो थोड़ा बहुत अंश मेरे अंदर भी आ गया लग रहा है मेरे को। बहुत मतलब मैं फीमेल्स को बहुत ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ कि जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया। तो अभी तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम इसको एंड करते हैं। तो मैम एक लास्ट जो एंडिंग पॉइंट जो होता है, आप कि कैसे इसको कंक्लूड करेंगे एक वुमेन हेल्थ को? वुमेन हेल्थ को मैं यही कहूँगी कि जब से बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के और आप जब तक हैं इस पृथ्वी पर, तो मेरे ख्याल से ईश्वर की सबसे अच्छी रचना वुमेन है। और वुमेन हमेशा से अट्रैक्शन का केंद्र रही है हर तरह से। तो वुमेन्स को हमेशा ये समझना चाहिए कि
बीइंग ए वुमन ही अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपको भगवान ने वुमन बना के भेजा है, और फॉर्चुनेटली अब ज़माना हमारे भी देश का बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है और फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाने लगी है। पहले नहीं दी जाती थी, अब दी जाने लगी। तो फीमेल्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को प्रायोरिटी दें, क्योंकि हेल्थ आपका है, बॉडी आपकी है, तो समझना भी उसका इम्पोर्टेंस आपको ही है। आप ये मत डिपेंडेंट रहिए कि कोई और आपके लिए सब कुछ करे। आपकी बॉडी है, आपके प्रॉब्लम्स हैं और आपको ही इसको अच्छा रखना है। और अगर आप चाहती हैं कि अपने पूरी लाइफ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें और यूटिलाइज़ करें, इस दुनिया में जो आए हैं तो अपने आप को यूटिलाइज़ भी करें, अपना पार्ट बहुत अच्छे से करें, एंजॉय करें, लाइफ खूबसूरत रहे हमारी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत अवेयर रहना पड़ता है। और इसलिए आप अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर रहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। क्योंकि शुरू से ही अगर आप अच्छी चीज़ें सोचेंगी, करेंगी और अच्छी हैबिट्स अगर पालेंगी, तो वही चीज़ आप अपने बच्चों को भी देंगी, अपने आगे के जनरेशन को भी देंगी। और घर हमेशा औरत से चलता है, घर का डायरेक्शन हमेशा वही रहता है जो औरतें सोचती हैं। चाहे वो कितना भी पुरुष डोमिनेटेड समाज हो जाए, घर का डायरेक्शन औरतों से चलता है। तो इसलिए औरतों को अपने हेल्थ का ध्यान देना हर स्टेज में। मैंने तो एक एक चीज़ आपको बताई है, डिस्कस किया है। और दोनों हेल्थ का, हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ ही हेल्थ नहीं माना जाता है। हेल्थ का डिफिनीशन है स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। आपको मेंटली भी उतना ही हेल्दी रहना है, माने अच्छी सोच, खुश रहना, अच्छा फील करना और समाज के लिए कुछ अच्छा ही सोचना, अच्छा करना, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। और ये सब हम तभी कर सकेंगे जबकि हम अपने को हेल्दी रख सकें। और बहुत सिंपल सी चीज़ों से आप हेल्दी रख सकती हैं, अपने अवेयरनेस से, न्यूट्रिटिव वैल्यू से। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में खुल के डिस्कस करने से, और अपने आसपास जो भी अच्छा हेल्प आपको मिलता है वहाँ जा कर के अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने से। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम जैसा नहीं रहने दीजिए, उसको सॉल्यूशन में बदलिए और खुश रहिए।